दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उन संगठन की स्थापना कब होती है, उनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, इस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, जिसमें पहला संगठन है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है और न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। यूएनओ में वर्तमान में 193 देश हैं, 6 इसके दोस्तों वर्तमान में अंग हैं। और लेटेस्ट देश कौन सा आपके इसका लेटेस्ट देश जो है वर्तमान में, लेटेस्ट देश जो है इसका वो साउथ सूडान इसका लेटेस्ट देश है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर सवाल पूछे कि इसके वर्तमान महासचिव कौन है दोस्तों, आपके एंटोनिया गुटारेस इसके वर्तमान महासचिव हैं। ट्रिगवे ली इसके पहले महासचिव थे, आपको ध्यान रखना है। इसी का एक अंग है महासभा, जिसको विश्व की लघु संसद कहते हैं। एनाबेला बेरबोक जो है आपके जर्मनी की, वो आपके 80वें सत्र की आपके हेड है। विजय लक्ष्मी पंडित पहली 200 महिला हेड थी, आपको ध्यान रखना है। सुरक्षा परिषद की मैं बात करूं आपसे, 15 मेंबर होते हैं, 5 स्थायी मेंबर होते हैं और 10 जो है अस्थायी मेंबर होते हैं। 10 अस्थायी मेंबर का कार्यकाल जो है वो 2 साल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर इकोसोक की बात करें, सामाजिक आर्थिक परिषद की बात करूं, 54 मेंबर होते हैं, 3 साल कार्यकाल है। भारत जो है 26, 27, 28 में उसका मेंबर है, इकोसोक का ध्यान रखना है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट की बात करें, द हैग में मुख्यालय और 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष कार्यकाल होता है। वर्तमान में दलबीर भंडारी जी भारत की ओर से वहां पर न्यायाधीश है। आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पूछूं आपसे, यूएनडीपी की बात करें तो ये 1965 के अंदर स्थापित होता है और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही भारत में, यही विश्व में मानव विकास सूचकांक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इनको जारी करता है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूएनईपी पूछूं आपसे, एनवायरमेंट प्रोग्राम, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है और नैरोबी केन्या के अंदर इसका मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एफएओ की बात करूं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और रोम इटली जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, 1919 में इसकी स्थापना होती है और जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय हो गया। यूनेस्को की दोस्तों बात करें आपसे तो ई फॉर एजुकेशन हो गया, एस फॉर साइंस हो गया, सी फॉर कल्चर हो गया ना। इसकी स्थापना 1945 में होती है और पेरिस जो है फ्रांस यहाँ पर मुख्यालय है। और भारत की तरफ से 44 जो है यूनेस्को विश्व धरोहर है वर्तमान में और 16 आपके अमूर्त धरोहर हैं, इंटेंजिबल साइट है। डब्ल्यूएचओ की बात करूं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है और जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नाटो की बात करें, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की बात करूं आपसे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ध्यान रखना है 1949 में इसकी स्थापना होती है, 4 अप्रैल की तारीख को। और ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय है। 32 मेंबर है और लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, स्वीडन लेटेस्ट मेंबर, आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन यूनियन की बात करूं, रोम की संधि 57 से इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो नाम आता है वो आपके 1992 की जो आपके मास्ट्रिच की संधि है उसके द्वारा आता है और 1993 से संधि लागू होती है। बेल्जियम आपके ब्रुसेल्स यहाँ पर मुख्यालय है। वर्तमान में 27 इसके अंदर देश हैं आपके। ब्रिटेन इससे अलग हो चुका है, इसकी मुद्रा है यूरो, जिसको अपनाने वाले 21 देश हैं। और लेटेस्ट देश का नाम क्या, बुल्गारिया जो है लेटेस्ट देश का नाम है, आपको ध्यान रखना है। उर्सुला वॉन डोर जो है ये वर्तमान में इसकी हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आसियान की बात करूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करें आपसे, 1967 में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखना आपके। अगला क्वेश्चन, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय हो गया है और ध्यान रखना आपके इसमें कुल मिला के 11 मेंबर हैं, भारत इसका मेंबर नहीं। भारत के 1992 से इसके साथ संबंध जो है वो स्थापित हुए। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना होती है, 69 इसके अंदर मेंबर है। हाल ही में इजराइल जो है इसका लेटेस्ट मेंबर शामिल हुआ है और मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय एशियन डेवलपमेंट बैंक का। सार्क की बात करूं, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन की बात करें आपसे, 1985 में इसकी स्थापना होती है। 8 इसके अंदर मेंबर हैं, भारत के आसपास के देश हैं और काठमांडू नेपाल जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय हो गया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें आपसे तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। पहले इसका नाम जनरल एग्रीमेंट
ट्रेड एंड टैरिफ था पहले इसका नाम, फिर इसका नाम चेंज कर दिया हमने। और जिनेवा आपके स्विट्जरलैंड जो है, यहाँ पर डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है। और इसकी हेड कौन है वर्तमान में? इसकी जो महानिदेशक है वो है नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। ओपेक की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने वाले देश हो गए आपके। और 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना होती है और वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। 12 वर्तमान मेंबर हैं, कतर इससे बाहर हो चुका है। ठीक है। बिमस्टेक की बात करूं आपसे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। बे ऑफ बंगाल के आसपास के देश इसमें शामिल हैं। वर्तमान में इसमें 7 देश शामिल हैं आपके दोस्तों। आपके बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये 7 देश शामिल है इसके अंदर। और अगर बात करूं मुख्यालय कहां पर है, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। एससीओ की बात करें, संघाई सहयोग संगठन की बात करूं आपसे तो इसकी स्थापना वैसे तो 1996 के अंदर हो गई थी संघाई 5 के नाम से। वर्ष 2001 में इसका नाम क्या हो गया? एससीओ इसका नाम हो गया, ध्यान रखना। वर्तमान में इसमें 10 देश है आपके। और लेटेस्ट देश पूछूं आपसे, लेटेस्ट देश कौन सा है इसका दोस्तों आपके? तो वर्तमान में 10 देश है। क्या भारत इसका मेंबर है? तो भारत इसका मेंबर आपको ध्यान रखना है। और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। अभी ईरान दोस्तों शामिल इसके अंदर हुआ था आपके, ईरान देश जो है शामिल हुआ था इसके अंदर आपके। और लेटेस्ट देश कौन सा? बेलारूस जो है, ये लेटेस्ट देश है, आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। आईयूसीएन की बात करूं आपसे, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें आपसे तो वर्ष 1948 में इसकी स्थापना होती है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और यही जारी करती है आपके रेड डाटा बुक जो है, ये जारी करती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व वन्य जीव कोष की बात करूं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की बात करें आपसे, 1961 में इसकी स्थापना होती है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय हो गया। और जेंट पांडा जो है, ये इसका लोगो हो गया, आपको ध्यान रखना है। UNFCCC की बात करूं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज की बात करें आपसे, क्लाइमेट चेंज मतलब तापमान में होने वाली जो वृद्धि है उसको रोकने की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना होती है। और बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय है। इसी की बैठक का नाम होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जो कि COP फर्स्ट कहाँ पर होती है आपके? COP फर्स्ट जो है ये बर्लिन के अंदर होती है। कब की बात है? 1995 की बात है। COP 30 कहाँ पर होती है? COP 30 आपके बेलम के अंदर होती है, ध्यान रखना आपके। और COP जो 31 है वो कहाँ पर होगी? COP 31 आपके तुर्की के अंदर होगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला हो गया इंटरपोल की बात करूं, इंटरनेशनल पुलिस हो गया। और 7 सितंबर 1923 की इसकी स्थापना है। और लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय हो गया, ये आपको ध्यान रखना है इंटरपोल के बारे में। तो 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना इंटरपोल की, लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय हो गया, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की बात करूं आपसे तो लंदन में इसका मुख्यालय है। और 1930 से आप जानते हो कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हो गए। 56 इसके अंदर वर्तमान में देश है आपके, 56 देश है। और 1930 में पहली बार कहां पर आपके 1930 में पहली बार जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर आयोजित हुए? तो नोट करना आपके, ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो है हैमिल्टन के अंदर हुए थे, कनाडा के अंदर। ठीक है। और इस साल कहां पर हो रहे हैं? 2026 में 23वें नंबर के जो है ये आपके कहां पर? ग्लासगो के अंदर हो रहे हैं, स्कॉटलैंड के अंदर। और 2030 के अंदर ये अहमदाबाद के अंदर होंगे। रेड क्रॉस की बात करूं तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 के अंदर होती है, नोट करना। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में होती है। हेनरी डुनेंट जो है वो इसके संस्थापक थे, जिनको शांति का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है। इस संस्था को 3 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 1917, 1944 और 1963, आपको ध्यान रखना है ना। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं आपसे तो 1967 में इसकी स्थापना है, जिनेवा में इसका मुख्यालय हो गया, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की बात करें दोस्तों आपसे, लंदन में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करूं आपसे तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है। और लोजेन स्विट्जरलैंड में मुख्यालय इसका हो गया। और पियरे डी कुबर्टीन जो है,
पियरे डी कुबर्टिन जो है वो आपके ओलंपिक के जनक थे, आपको ध्यान रखना है। और 1896 में पहली बार जो ओलंपिक है वो एथेंस के अंदर जो है पहली बार ओलंपिक आयोजित किया गया है। और अभी पूछो आपसे 2028 में कहाँ पर होगा, आपके लॉस एंजल्स के अंदर जो है 28 का जो ओलंपिक है आपके वो होने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें आपसे तो लिखना जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय हो गया, और लिखना 1971 जो है ये इसकी स्थापना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं विश्व पर्यटन संगठन की बात करूं आपसे तो इसका मुख्यालय कहां पर है, मैड्रिड फ्रांस जो है यहां पर इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। तो ये विश्व के प्रमुख संगठन जो है उनके मुख्यालय कहां कहां पर है, उनकी स्थापना कहां कहां पर हुई है, वो मैंने आपको यहाँ पर जो है इसके द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि भाई ये आपके मुख्यालय और ये आपके जो है वर्तमान में आपके उनके जो है संस्थापक और आपकी स्थापना जो है कहाँ कहाँ पर हुई है, ठीक है। चलिएगा, स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, पर बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो उत्कर्ष में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। श्रावण के पहले सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। स्वागत है आपका। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसका संपूर्ण विश्लेषण जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, स्वागत है मेरे साथ में राधिका, प्रशांत, शिवानी, युविका, साक्षी, अदिति, अंजू, सभी का स्वागत है आपका ना। स्टार्ट करते हैं। 3 अगस्त 2026 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने 13 स्वर्ण पदक सहित 39 पदक के साथ पदक तालिका में हासिल किया 14 स्थान। 6 साल बाद सिवकिला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा से भारत चीन सीमा पार व्यापार फिर से हुआ शुरू। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने चेन्नई और मुंबई में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए किया समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को दी मंजूरी। गुजरात के राठवा आदिवासी कारीगर की पिथौरा पेंटिंग को मिला जीआई टैग। केंद्रीय कैबिनेट ने समुद्र मंथन योजना को दी मंजूरी। वर्षा अशोक अगलावे को जियोलॉजिकल सर्वे की पहली महिला डायरेक्टर के रूप में किया गया अपॉइंट। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया उद्घाटन। 1 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड वाइड वेब डे 2026। देश की पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू रेल का टेक्निकल ट्रायल कोटा डिवीजन में हुआ शुरू। रेलवे ने पहली बार सूरत से अहमदाबाद तक जीवित डोनर हार्ट का सफलतापूर्वक किया परिवहन। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है कि मैं ना हारूंगा हौसला उम्र भर, क्योंकि उड़ान जो होती है वो पंखों से नहीं हौसलों से होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने, लगा लो स्टार। अति महत्वपूर्ण पूरे 4 साल के लिए जो है क्वेश्चन बनने वाला सवाल आपके सामने यहाँ पर है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 26 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। देखिए, बात करूं आपसे कॉमनवेल्थ गेम्स की, बात करें आपसे तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स
2026 की बात की जाए आपसे, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 26 है, यह कौन से क्रम का है लिखना, तो ये आपके लिखना 23वें क्रम का है। कौन से क्रम का है? ये 23वें क्रम का कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर कि इसका आयोजन होस्ट कौन है, तो इसका होस्ट हो गया कौन? ग्लासगो। कौन होस्ट हो गया इसका? ग्लासगो जो स्कॉटलैंड है, ये इसका होस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले इसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया था, पर उसने अंत में मना कर दिया, तो फिर ग्लासगो ने कहा कि हम इसको होस्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? इसका शुभंकर पूछूं आपसे, इसका शुभंकर या मैस्कोट जो है, अगर उसकी बात की जाए कि मैस्कोट कौन है इसका लिखना आपकी, तो फिनी जो है यह इसका मैस्कोट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिनी जो है ये इसका मैस्कोट है, और फिनी दोस्तों एक यूनिकॉर्न है जो कि स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक यूनिकॉर्न है फिनी, और ये स्कॉटलैंड का क्या नेशनल एनिमल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर अगर सवाल पूछूं आपसे कि यहाँ पर जो भारत है दोस्तों, आपके भारत का पॉइंट टेबल पूछे आपसे, तो भारत ने नोट कीजिएगा, भारत जो है इसकी रैंक कौन सी है? भारत की रैंक है 4th रैंक। कौन सी रैंक है भारत की? 4th रैंक है। अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर कि भारत के कुल पदक कितने लिखना आपके, तो भारत के कुल पदक की संख्या है 39। कितनी है? 39 जो है भारत के कुल पदक की संख्या है, ठीक है। इस कुल पदक में पूछूं आपसे गोल्ड की संख्या कितनी लिखना आपके, तो भारत के पास कुल मिला के गोल्ड कितने हैं? 13 गोल्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के पास गोल्ड कितने हैं बेटा? 13 गोल्ड है। सिल्वर की बात करूं आपसे, सिल्वर कितने हैं भारत के पास में, तो लिखना 17 सिल्वर भारत के पास में, और 13 17 हो गया 30 आपके। और ब्रॉन्ज कितने बच गए भारत के पास में, तो ब्रॉन्ज है आपके भारत के पास में 9। कितने? 9। तो 13 गोल्ड है, 17 सिल्वर है, और 9 ब्रॉन्ज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि गोल्ड की संख्या इस बार अच्छी खासी आई है अपने पास में, इसलिए अपनी दोस्तों रैंक ठीक ठाक आ गई, नहीं वरना रसगुल्ला रैंक खराब आती है इस बार, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारे गोल्ड जिस आपके इवेंट में हमारे सबसे अधिक पदक आते हैं, शूटिंग, वो शामिल नहीं है इस बार, ठीक है। आपको पता है ना कि शूटिंग जो है इसको रसगुल्ला शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसको इस बार शामिल नहीं किया गया है, और हमारा जो मेजर आपके जो पदक का पार्ट है वो शूटिंग ही होता है। अगर शूटिंग दोस्तों इस बार होता शामिल, अगर शूटिंग इस बार होता शामिल, तो भारत 2nd रैंक तक पहुंच सकता था, लेकिन शूटिंग नहीं है इस बार शामिल, तो भारत की रैंक 4th रैंक है। अच्छी खासी रैंक है, क्योंकि खेल बहुत कम है इस बार, है ना। इस बार खेल बहुत कम थे। आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि इस बार पदक ज्यादा आए, है ना, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में खूब पदक आए। बॉक्सिंग में दोस्तों हमने इतिहास रच दिया, बॉक्सिंग के अंदर जो है, मतलब बॉक्सिंग में एक एक दिन में हमने 8 8 गोल्ड मेडल उठा लिए भाई साहब जो है। तो इस बार हमने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है कम खेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन की बात करें आपसे कि इसमें सर्वाधिक गोल्ड किसमें आए, आपके लिखना है, इसमें सर्वाधिक गोल्ड जो है बॉक्सिंग के अंदर आए। क्या कहां पर आए? सर्वाधिक गोल्ड बॉक्सिंग के अंदर आए। अगर बॉक्सिंग की मैं बात करूं कितने गोल्ड है आपके, तो बॉक्सिंग के अंदर 7 आपके 10 पदक बॉक्सिंग के अंदर हमारे पास में आ गए, ठीक है। 10 पदक जो है, अभी मैं नाम लिखाऊंगा, निश्चिंत रहना। तो सर्वाधिक पदक आपके हमारे पास बॉक्सिंग के आए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल पूछे आपसे कि यह पहला 200 पदक पूछूं आपसे, तो पहला गोल्ड कौन लेकर आया था, तो पहला गोल्ड लेकर आई थी मीराबाई चानू। कौन लेकर आई थी? मीराबाई चानू जो है ये पहला गोल्ड लेकर आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बार पूरा दोस्तों लिस्ट देख लीजिए ना, पूरा लिस्ट याद करना है, कम से कम गोल्ड तो याद करने ही करने हैं दोस्तों ना, कम से कम गोल्ड तो याद करने हैं ना। अच्छा देखो, भारत के लिए पहला गोल्ड जीत के कौन लाती है? मीराबाई चानू पहला गोल्ड जीत के लाती है, ठीक है। खेल कौन सा है? खेल हो गया हमारा वेट लिफ्टिंग। कौन सा हो गया? वेट लिफ्टिंग खेल है, आपको नोट करना है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में? 48 किलोग्राम कैटेगरी में। और क्या इतिहास बना बेटा इस बार, तो मैंने आपसे कहा था कि मीराबाई चानू जो आपके ये लगातार 3 गोल्ड जो है जीत चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगातार 3 गोल्ड जो है यह जीत चुकी है, तीसरी गोल्ड की हैट्रिक है मीराबाई चानू की, ध्यान रखना है। इसके बाद आती है शर्मिला धनखड़, ठीक है। और आप सभी जानते हो इन्होंने इतिहास रच दिया है, यह पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है, ठीक है। ये पहली भारतीय
पहली भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने पैरा एथलेटिक्स के अंदर महिलाओं के शॉटपुट के अंदर F57 कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी है? F57 कैटेगरी है, शॉटपुट खेल है, और पहली पैरा एथलीट है जिसने गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नंबर 3 है दोस्तों दिलीप गावित। ये भी आपको याद होगा कि 100 मीटर दौड़ के अंदर T47 कैटेगरी में पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों के लिए गोल्ड जीत के कौन लाए? दिलीप गावित जो है। ये नाम भी मैंने आपको लिखवाया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम बहुत बार दोस्तों पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सुनो इसके बाद नाम कौन कौन से है ना, क्रम आपको याद नहीं रखना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्रम भी ध्यान रखना है। देखो जूडो के अंदर अश्मिता डे। ठीक है, अरे जूडो में भारत का पहला गोल्ड। ठीक है, जूडो में भारत का कॉमनवेल्थ का पहला गोल्ड जो आता है यह लेकर आती है कौन? आपकी अश्मिता जी लेकर आती है ना। जूडो में भारत का पहला गोल्ड है, और महिलाओं का 48 किलोग्राम कैटेगरी, ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं जूडो में दोस्तों आपके हर्ष सिंह ने आपके पुरुषों के 60 किलोग्राम के अंदर जो है गोल्ड जीत लिया, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा पुरुषों का शॉटपुट में आपके F57 कैटेगरी जिसमें शर्मिला धनखड़ जी जीत के लाई है आपकी, उसी में पुरुषों में सोमन राणा जो है इन्होंने गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नोट करना है, इसके बाद में 30 मिनट के अंदर बॉक्सिंग के 2 गोल्ड हमारे पास में आ गए। ठीक है, केवल 30 मिनट के अंदर ही, केवल 30 मिनट में बॉक्सिंग के 2 गोल्ड हमारे पास में। अब बॉक्सिंग ही बॉक्सिंग दोस्तों आएगी। ठीक है, देखना आपके प्रीति पवार की बॉक्सिंग में आपके महिलाओं का 54 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड आता है। जैस्मिन लंबोरिया 57 किलोग्राम कैटेगरी में बॉक्सिंग में दोस्तों गोल्ड आता है, और जैस्मिन लंबोरिया ही इस कॉमनवेल्थ का जो समापन कार्यक्रम है उसमें ध्वजवाहक है। ठीक है, जैस्मिन लंबोरिया ही कॉमनवेल्थ जो हमारा समापन जो प्रोग्राम लिखना है आपके कॉमनवेल्थ में जो समापन प्रोग्राम है, इस समापन प्रोग्राम में समापन कार्यक्रम के अंदर जो है ध्वजवाहक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत की ध्वजवाहक कौन आपके समापन कार्यक्रम के अंदर, तो नोट करना है कौन आपके, वो है जैस्मिन लंबोरिया, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा साक्षी चौधरी की बात करूं मैं आपसे, तो बॉक्सिंग के अंदर आपके 51 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड आता है। ठीक है, प्रिया घंगास की बात करें आपसे, तो बॉक्सिंग में 60 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर जो है ये गोल्ड लेकर आती है ना। अरुंधति चौधरी, ये राजस्थान आपके उदयपुर की राजस्थान की रहने वाली है आपके अरुंधति चौधरी जो है, और बॉक्सिंग में क्या करती है आपके 70 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लेकर आती है कौन? आपके अरुंधति चौधरी है ना। इसके बाद सचिन सिवान की मैं बात करूं आपसे, तो बॉक्सिंग में पुरुषों के 60 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड लेकर आते हैं ना। और अंकुश पांगाल की बात करें तो बॉक्सिंग में पुरुषों का 80 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड आता है। ठीक है, तो बॉक्सिंग में कितने गोल्ड आए बेटा? देखो आपके अंकुश पांगाल आपके पहला गोल्ड, आपके सचिन सिवान बॉक्सिंग का गोल्ड, अरुंधति चौधरी राजस्थान से आपके बॉक्सिंग का गोल्ड हो गया। इसके अलावा प्रिया घंगास बॉक्सिंग का गोल्ड हो गया, साक्षी चौधरी बॉक्सिंग का गोल्ड हो गया, जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग का गोल्ड हो गया, प्रीति पवार आपके बॉक्सिंग का गोल्ड हो गया ना। तो कुल मिला के 4 और 3 7। ठीक है, तो बॉक्सिंग में भारत के पास कितने गोल्ड आए आपके? बॉक्सिंग में भारत के पास में 7 गोल्ड आए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बॉक्सिंग में भारत के पास कुल कितने गोल्ड आए? 7 गोल्ड आए, आपको नोट करना है। ठीक है, इसके अलावा सवाल पूछे आपसे जूडो में कितने गोल्ड आए? जूडो में 2 गोल्ड आए हमारे पास में। ठीक है, इसके अलावा पैरा एथलेटिक्स में आपके सोमन राणा का गोल्ड आता है, दिलीप गावित का गोल्ड आता है, और शर्मिला धनखड़ का गोल्ड आता है, नोट करना है। ठीक है, और वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड आता है मीराबाई चानू का, ये नोट करना है। ठीक है, चलिए ये तो गोल्ड हो गए दोस्तों आपके। सिल्वर आपको सारे याद नहीं करने हैं। ठीक है, सिल्वर में जो मैं आपको बताऊं दोस्तों वो आप थोड़ा ध्यान रखना। सिल्वर की अगर मैं बात करूं आपसे नोट करना, तो सिल्वर में दोस्तों नीरज चोपड़ा जी का सिल्वर पदक तो आपको ध्यान रखना ही है, हर बार महत्वपूर्ण होता है। नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता है पुरुषों के जेवेलियन थ्रो में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसमें गोल्ड जीतने वाले कौन थे? इसमें गोल्ड श्रीलंका के खिलाड़ी ने जीता है। ठीक है, अरे मैंने आपको पथरेना लिखवाए थे ना एक बार, मैंने आपको कुछ दिनों पहले एशिया में 90 मीटर का भाला फेंकने वाले खिलाड़ी जो है पथरेना लिखवाए थे श्रीलंका के, इन्होंने ही गोल्ड जीता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मुरली
श्रीशंकर एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप में सिल्वर जीता है, ठीक है। प्रवीण ने ट्रिपल जंप, सर्वेश अनिल कुशारे, ये मैंने आपको नाम लिखवाया था, एथलेटिक्स हाई जंप के अंदर जो है सिल्वर मेडल जीत के आए। सो गुलवीर सिंह का नाम नोट कीजिए, ठीक है। देखो गुलवीर सिंह ने इतिहास रच दिया है, गुलवीर सिंह ने हिस्ट्री बनाई है आपकी, कि एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में ना, एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में, एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में लिखना, एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स के अंदर, ठीक है, एथलेटिक्स के अंदर, एथलेटिक्स में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पहले भारतीय खिलाड़ी हैं गुलवीर सिंह। कौन है? गुलवीर सिंह है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एथलेटिक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कितने आपके 10,000 मीटर में तो आपके सिल्वर जीता, लिखना आपके गुलवीर सिंह ने 10,000 जो मीटर दौड़ है इसमें सिल्वर जीता है, और जो 5,000 मीटर दौड़ है आपके, इसमें जीता है क्या आपके ब्रॉन्ज, क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10,000 में सिल्वर है, 5,000 में ब्रॉन्ज आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा, ऋषि कंता सिंह आपके वेट लिफ्टिंग में आपके सिल्वर जीत के लाए, आपके मुथुपुंडी राजा वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीत के लाए। ज्ञानेश्वरी दोस्तों यादव, मैंने आपको लिखवाया था, ज्ञानेश्वरी यादव के बारे में मैंने आपको नोट करवाया था, और मैंने आपसे कहा था जो ज्ञानेश्वरी यादव है इनको थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों आपके। अरे वही ज्ञानेश्वरी यादव आपको याद कीजिए दोस्तों, जिन्होंने आपके, जिनको पीरियड्स आए थे आपके, और उस समय उन्होंने उस समय जो है पदक जीत लिया था, आपके ज्ञानेश्वरी यादव, ठीक है। तो इनका नाम भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ज्ञानेश्वरी यादव जो है, ज्ञानेश्वरी दोस्तों यादव जो, अगर मैं बात करूं आपसे, तो ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है, और बल्लूरी अजय बाबू ने वेट लिफ्टिंग में आपके, हरजिंदर कौर, स्टार लगा लेना, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है। लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में पुरुषों की में 110 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीत लिया है। इसके अलावा दोस्तों लवलीना बोरगोहन की बात करें आपसे, लवलीना बोरगोहन जो है, लवलीना बोरगोहन की बात कर लेना, लवलीना बोरगोहन ने बॉक्सिंग में क्या करा आपके, लवलीना जो बोरगोहन है आपके, इन्होंने दोस्तों बॉक्सिंग के अंदर, कहां पर? बॉक्सिंग के अंदर जो है सिल्वर पदक जीत लिया है। और नरेंद्र बैरवाल ने सिल्वर जीता है, जादूमणि सिंह ने सिल्वर जीता है, यामिनी मौर्य ने जूडे के अंदर जो है सिल्वर मेडल जीत लिया है, ठीक है। तो ये सारे सिल्वर मेडल आपके सामने यहाँ पे जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर इसके बाद ये एक मोहम्मद बाशिल ने पैरा एथलेटिक्स में सिल्वर जीता है, और शुभम जुआल ने पैरा एथलेटिक्स में सिल्वर जीत लिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद में ये सारे ब्रॉन्ज आपके सामने यहाँ पर है, जिसमें मैंने अभी कहा गुलवीर सिंह का ब्रॉन्ज नोट करना है। तेजस्विनी शंकर दोस्तों ये थोड़ा नोट करना आपकी, तेजस्विनी शंकर के बारे में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा मेरे साथ में, कि तेजस्विनी शंकर जो है, तेजस्विनी शंकर नोट करना, तेजस्विनी शंकर आपके डेक्लाथोन में, आपके डेकाथलॉन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय, ठीक है। पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? वो आपके कौन? तेजस्विनी शंकर है, और आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले भारतीय आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी झंडू कुमार का नाम ध्यान रखना है, पैरा पावर लिफ्टिंग में पुरुषों के हैवी वेट के अंदर ब्रॉन्ज जीत कर लाए, और ये कॉमनवेल्थ में भारत का पहला पदक था ना, तो कॉमनवेल्थ में भारत का पहला पदक जो है वो झंडू कुमार जी का था, पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर, और ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ये और नाम आपके सामने यहाँ पर है ना। तो कुल मिला के आपको कितने नाम याद करने थे? झंडू कुमार का नाम ध्यान रखना है, तेजस्विनी शंकर का नाम नोट करना है, गुलवीर सिंह का नाम दोस्तों ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से। इसके अलावा आपको लवलीना बोरगोहन, लवलीत सिंह, यामिनी मौर्य, ज्ञानेश्वरी यादव, इसके अलावा अगला नाम नोट कीजिएगा आपके, ये सारे नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नीरज चोपड़ा का नाम भी है ना। बाकी ये 13 गोल्ड तो आपको नोट करनी है। अंकुश पंगाल बॉक्सिंग में, सचिन सिवाच बॉक्सिंग में, अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग के अंदर, प्रिया गंगास बॉक्सिंग में, साक्षी चौधरी बॉक्सिंग में, जैस्मिन लंबोरिया बॉक्सिंग में, प्रीति पवार बॉक्सिंग, सौमेन राणा पैरा एथलेटिक्स शॉटपुट, हर्ष सिंह जूडो, अस्मिता डे जूडो, दिलीप गावित पैरा एथलेटिक्स 100 मीटर दौड़ है, शर्मिला धनखड़ पैरा एथलेटिक्स शॉटपुट है, और मीराबाई चानू के आपके, मीराबाई चानू जो आपके सो ये 48 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर क्या है, ये 48 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर पहला भारत के लिए गोल्ड जो है नोट
करना है, ठीक है। अच्छा, सवाल दोस्तों आपसे यह पूछे, सवाल आपसे ये पूछे कि इस पॉइंट टेबल में टॉप करने वाला कौन है, ठीक है। तो पॉइंट टेबल में पहला स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया। किसका है? पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, सेकंड स्थान इंग्लैंड का है, और तीसरा स्थान किसका है? कनाडा का, ठीक है। और चौथे स्थान पे तो मैंने आपको लिखा ही दिया है, फोर्थ स्थान पे इंडिया भी है, और फोर्थ स्थान पे ही मेजबान देश भी फोर्थ स्थान पे, ठीक है। दोनों के 13 गोल्ड है ना, दोनों के 13 गोल्ड है, और पदक की संख्या भी 39 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए दोनों की दोनों फोर्थ स्थान पे ना। तो पहले स्थान पे दोस्तों कौन है आपके? ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया कौन से स्थान पर है? ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर, नोट करना। ऑस्ट्रेलिया के पास कितने गोल्ड हैं? 70 गोल्ड ऑस्ट्रेलिया के पास में, ध्यान रखना है कितने? 70 दोस्तों गोल्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पास में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने? 70 गोल्ड है। अच्छा, जो आपके पिछला वाला दोस्तों हुआ था आपके, अच्छा अब तक का हमारा बेस्ट स्कोर पूछूं आपसे कहां पर रहा है, तो अब तक का हमारा बेस्ट स्कोर जो है इंडिया का, वो एक बार दोस्तों हमने 100 पदक जीते थे आपके, 101 पदक। आपको याद होगा जब दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2010 के अंदर, ठीक है। तो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स 10 के अंदर हुआ, वहां पे हमने 101 पदक जीते, और भारत की रैंक कौन सी थी? सेकंड रैंक, ठीक है। ये कॉमनवेल्थ में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है अभी तक का ना, कॉमनवेल्थ में हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है, जो हमने इंडिया ने 101 पदक जीते थे दिल्ली के अंदर 2010 के अंदर, और सेकंड रैंक भारत की आई थी उस समय जो है, ये हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है, ठीक है। जो हमारा पिछला वाला हुआ है 2022 में पूछूं आपसे, ये हुआ था बर्मिंगम के अंदर। कहाँ हुआ था बेटा? बर्मिंगम के अंदर हुआ। बर्मिंगम कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पदक कितने थे आपके? 69 पदक थे, और हमारी रैंक कौन सी थी? फोर्थ रैंक थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 69 पदक है, फोर्थ रैंक है बर्मिंगम के अंदर 2022 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2022 में बर्मिंगम में हमारी जो है फोर्थ रैंक थी, और आपके पदक कितने दोस्तों? आपके पदक की बात करें आपसे, तो पदक जो है 61 पदक जो है आपके भारत के जो है ये बर्मिंगम के अंदर थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 61 पदक जो है ना, 61 लिखो, तो 61 पदक जो है, 61 पदक जो है ये भारत के थे बर्मिंगम के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 61 पदक भारत के बर्मिंगम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत की तरफ से इस बार कॉमनवेल्थ में दोस्तों कितने लोग भाग लेने के लिए गए थे आपके? तो भारत की तरफ से इस बार कॉमनवेल्थ के अंदर 122 भारतीय एथलीट जो हैं इन्होंने भाग लिया, आपको ध्यान रखना है। कितने? 122 भारतीय एथलीट ने भाग लिया है। कितने खेल के अंदर भाग लिया? 8 गेम्स के अंदर, ठीक है। तो 8 गेम्स के अंदर जो है, 8 गेम्स में भारतीय एथलीटों ने भाग लिया है, 122 एथलीट ने भाग लिया है, ठीक है। सवाल पूछे कि भारत की तरफ से आज तक कॉमनवेल्थ में सर्वाधिक पदक जीतकर कौन लाए थे? जसपाल राणा जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना आपके, इन्होंने शूटिंग के अंदर कॉमनवेल्थ में दोस्तों अकेले है ना, अकेले कॉमनवेल्थ के अंदर शूटिंग के अंदर 15 पदक जीते हैं, ठीक है। 15 पदक जीते इन्होंने शूटिंग के अंदर, ध्यान रखना है। और ये सर्वाधिक आपके पदक विजेता हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। भारत की ओर से सर्वाधिक पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? जसपाल राणा जी का नाम नोट कीजिएगा। 15 पदक जीत के लाए शूटिंग में अकेले आपके, और सर्वाधिक पदक विजेता आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके बारे में? जसपाल जी राणा। अच्छा, कब शुरू हुआ था ये? 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ है, और 2 अगस्त को समाप्त हुआ है, ठीक है। 23 जुलाई से 2 अगस्त चलने वाला है। अच्छा, अगले का होस्ट कौन होगा? 2030 का होस्ट होगा अहमदाबाद। कौन होगा? अहमदाबाद जो है ये 2030 का दोस्तों होस्ट होने वाला है। कौन से नंबर का होगा? 24 नंबर का होगा 2030 में। और भारत जो है आपके नोट करना, अहमदाबाद जो है ये इसका होस्ट होगा 2030 में, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन में मैंने आपको सारी जानकारी जो है जितनी भी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में थी वो सारी मैंने आपको पढ़ा दी है। हमारे क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या होगा? हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं? 13 गोल्ड जीते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस बार। रिम्पैक एक्सरसाइज कहाँ पे हुई आपकी? अरे रिम्पैक की मैं बात करूं आपसे, रिम्पैक जो एक्सरसाइज की बात करें आपसे नोट करना, कहाँ पर हुई है? यूएसए के अंदर हुई है, ठीक है। एक कॉमनवेल्थ की अलग वीडियो बना दूंगा, जो भी पॉइंट अगर रह गया होगा तो वहां डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। ओमेगा ब्लॉक नामक मौसम संबंधी घटना से कहाँ एक खतरनाक हीट वेव के कारण 43 डिग्री जो है तापमान हो गया यूरोप में।
यूरोप में भी कहाँ पर, फ्रांस के अंदर, ठीक है, फ्रांस नोट कीजिएगा ना। लॉन्ग जंप पर एनसी सोजन ने अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये कहाँ की रहने वाली है, केरलम की रहने वाली है, ठीक है। 26 का यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी आई है बेटा आपकी, अरे भारत की रैंक है 94। कौन सी रैंक है भारत की, 94 रैंक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में 6 साल बाद सिपकिला दर्रा से भारत चीन सीमा पार व्यापार फिर से शुरू हुआ है। यह दर्रा दोस्तों किस राज्य के अंदर, ठीक है। देखो दोस्तों, दर्रे की बात करूं मैं आपसे, तो हमारे पास 3 दोस्तों दर्रे हैं जहां से हम लोग जो है भारत चीन के साथ जो व्यापार है इसको दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 दर्रे हैं और तीनों दर्रों को ही ओपन किया गया है। ये आपके सामने खबर है, ठीक है। देखिए, अगर आपसे बात करूं तो यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार भारत आपको दिखाई देगा। दोस्तों इस भारत में आपको यहाँ पर जो है, इस भारत में आपको यहाँ पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश, यहाँ उत्तराखंड और यहाँ सिक्किम आपको नजर आने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पूछूं आपसे तो ये हमारा चाइना देश जो है आपके, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। अच्छा, चीन की बाउंड्री की बात करें आपसे कि चीन की जो भारत के साथ सीमा है वह दोस्तों किस किस राज्य से लगती है, लिखना आपके, सबसे पहला आता है लद्दाख। कौन आता है, सबसे पहले लद्दाख आएगा। लद्दाख के बाद बेटा हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर दोस्तों उत्तराखंड आएगा, फिर इसके बाद में सिक्किम आएगा। कौन, सिक्किम आने वाला है। और इसके बाद में कौन आने वाला है, इसके बाद में आपके अरुणाचल प्रदेश आने वाला है। कौन आने वाला है, अरुणाचल प्रदेश आएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भारत के जो स्टेट हैं जो बाउंड्री बनाने वाले हैं चीन से, वो आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना। अब दोस्तों हुआ क्या था आपके, हुआ ये था कि जब कोविड आया था ना 2019 के अंदर, 19-20 में जब कोविड आया था, तो इस कोविड के अंदर क्या हुआ, इस कोविड के अंदर हमने जो है जो व्यापार के जो मार्ग थे इनको बंद कर दिया, ठीक है। इन्हें बंद कर दिया 2020 में कोविड के कारण, ठीक है। अब इनको 6 साल बाद जो है हम रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 6 साल बाद हम इसे रीस्टार्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 6 साल बाद जो है इन्हें रीस्टार्ट किया गया है, ये नोट करना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है आपके, सो हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों यहाँ पर एक दर्रा कौन सा आपके, तो यहाँ पर एक दर्रा लिखना आपके जिसका नाम है सिपकिला दर्रा। क्या नाम आपके, हिमाचल प्रदेश में दर्रा कौन सा है, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। यहाँ से व्यापार स्टार्ट हुआ है, ठीक है। वहीं दोस्तों उत्तराखंड के अंदर पूछूं आपसे, उत्तराखंड में दर्रा कौन सा लिखना आपके, लिपुलेख दर्रा। कौन सा है, उत्तराखंड में दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से व्यापार स्टार्ट किया गया, ठीक है। और एक दूसरा दर्रा कौन सा आपके, सिक्किम के अंदर दर्रा लिखना आपके, इसका नाम है नाथुला दर्रा। क्या नाम है, नाथुला दर्रा जो है नोट करना है। और ये कहाँ पर है, सिक्किम के अंदर। तो इन 3 दर्रों से आपके जो व्यापार है वो आपके वापस से 6 साल बाद जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में और नाथुला दर्रा सिक्किम के अंदर है। इन तीनों दर्रों से क्या करा है, व्यापार वापस से रीस्टार्ट कर दिया है 1 अगस्त 2026 से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोविड कारण बंद हो गया था और अभी वापस से स्टार्ट हो गया, नोट करना है, ठीक है। ये वापस से स्टार्ट हो गया है, इन तीनों दर्रों से आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछ रहा है हमसे, शिपकिला दर्रा जो है आपकी, इसकी बात करूं मैं आपसे, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर है, ठीक है। शिपकिला दर्रा आपने भारतीय भूगोल के अंदर पढ़ा होगा कि इस दर्रे के पास से, इस दर्रे के पास से भारत में सतलुज नदी प्रवेश करती है, ठीक है। सतलुज नदी जो है वो प्रवेश करती है इस दर्रे के पास से, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इस दर्रे के पास से भारत में सतलुज जो नदी है आपकी वो प्रवेश करती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया है, हिमाचल प्रदेश तो ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आपके एक दर्रा और आपके लिखना आपके, जिसको बोलते हैं रोहतांग दर्रा। क्या बोलते हैं, रोहतांग दर्रा बोलते हैं। और यहीं पे कौन सी टनल बनाई गई है आपके, अटल सुरंग बनाई गई, ध्यान रखना, ठीक है। तो अटल टनल जो है वो यहीं पे बनाई गई है, ये भी आपको नोट करना है हिमाचल प्रदेश में। और दर्रे का नाम क्या है, रोहतांग दर्रा, आपको ध्यान रखना है। कौन सा है, रोहतांग दर्रा, तो नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दर्रा कौन सा लिखना आपके, तो अरुणाचल प्रदेश में दर्रे
जो है लिखना आपके, एक तो है बोमडिला दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है, बोमडिला दर्रा है। एक है दीफू दर्रा, कौन सा है? दीफू दर्रा दोस्तों आपके, दीफू दर्रा भी यहीं पर आपके। और एक यांगयाप दर्रा, कौन सा है? यांगयाप दर्रा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मणिपुर की बात करूं आपसे, कौन दर्रा आपके? तो मणिपुर में है तुजू दर्रा, कौन सा है? मणिपुर में है तुजू दर्रा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मणिपुर का दर्रा कौन सा? तुजू दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है, दीफू है और यांगयाप दर्रा आपको नोट करना है, ठीक है। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश हमारा करेक्ट दोस्तों आंसर है। ये दर्रे के आपके नाम यहाँ पे जो है लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही 7x7, अच्छा कैलाश मानसरोवर यात्रा पूछे आपसे, ये दर्रा कौन से आपके लिखना? तो कैलाश जो मानसरोवर यात्रा है, मैंने आपको लिखवाई थी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2 स्थानों से होती है। तो यहाँ पर कैलाश मानसरोवर स्थान हो गया। एक दर्रा दोस्तों आपकी यहाँ पर ऐसे निकलता है आपकी लिपुलेख दर्रा, और एक दर्रा कुछ इस प्रकार से आता, लिखना आपके। ये 2 दर्रे जो है आपके, इनसे क्या है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, लिपुलेख और नाथुला दर्रा से ध्यान रखना है, ठीक है। चर्चा में रही 7x7 किसका है? ये एनीमिया की रोकथाम के लिए, किसके लिए? एनीमिया की रोकथाम के लिए ना। 29 नंबर की नवरत्न सीपीएससी पूछूं आपसे, कौन सी है? अरे 29 नंबर की जो नवरत्न कंपनी है उसका नाम क्या है? GRSE कोलकाता है ना, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग जो है कोलकाता। 29 नंबर का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां पर? जयपुर में। कहां पर? जयपुर, आपको ध्यान रखना है। 1 जुलाई से लागू बीबीजी रामजी एक्ट 25 के तहत गारंटीकृत मजदूरी वाले रोजगार के दिनों की संख्या कितनी होगी आपकी? 125 दिन हो चुके, नोट करना। जो पहले 100 दिन थी, आपको ध्यान रखना है ना, अब 125 डेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने अपना कैंपस कहाँ स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट किया है, ठीक है। अरे कौन सी यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है, अगर इसकी बात की जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की बात करूं मैं आपसे, तो ये दोस्तों एक तो कहां पर? एक तो तमिलनाडु के अंदर। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर चेन्नई जो है आपके, यहाँ पर एक कैंपस स्टार्ट करेगा, और एक आपके महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में अपना कैंपस स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो एक कहाँ कहाँ कैंपस स्थापित करेगा? तो तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में कैंपस स्थापित करेगा, और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है, ये अपने कैंपस स्थापित करने वाली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु में आपके एक खबर और लिखिएगा, तमिलनाडु में नोट करना, तमिलनाडु में एक जगह है आपके जिसका नाम है कांचीपुरम। दोस्तों क्या नाम है? कांचीपुरम, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। कांचीपुरम नाम सुना होगा। इस कांचीपुरम दोस्तों स्थान पे, कांचीपुरम स्थान पे तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, इसकी स्थापना के लिए क्या हुआ है? MOU हुआ है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, इसकी स्थापना के लिए MOU हुआ है, आपके नोट करना है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, समझौता ज्ञापन जो है साइन हुआ, नोट करना, ठीक है। किसके साथ हुआ है? साउथ कोरिया की कंपनी के साथ, ना किसके साथ में हुआ है? साउथ कोरिया जो है, यहाँ की जो कंपनी है आपकी, यहाँ की ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, इसके साथ में किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे आपसे, किस कंपनी के साथ किया है? साउथ कोरिया की कंपनी के साथ में किया है। कहाँ पर? कांचीपुरम के अंदर तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों चेन्नई के अंदर क्या होगा आपकी? चेन्नई के अंदर नोट करना, चेन्नई के अंदर R&D सेंटर जो आपके, वह स्थापित होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है, ये चेन्नई के अंदर स्थापित होगा, नोट करना आपके। और इसके लिए किसके साथ MOU किया है? तो इसके लिए जो MOU किया आपके, ये 2 के साथ में किया, लिखना आपके। एक तो जर्मनी के साथ MOU किया इसके लिए, और एक स्विट्जरलैंड के साथ में किया है ना। तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड के साथ में MOU किया गया, आपको नोट करना है, चेन्नई के अंदर R&D सेंटर स्थापित करने के लिए, ठीक है। और एक संबंधित किससे होगा दोस्तों आपके, लेकिन आपके विंड एनर्जी जो है, इससे संबंधित होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तमिलनाडु में 4 चीजें लिखाई मैंने आपको, एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न का कैंपस स्थापित होगा, कांचीपुरम में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित होगी साउथ कोरिया की हेल्प से, और चेन्नई में विंड एनर्जी के लिए R&D
सेंटर स्थापित होगा जर्मनी और स्विट्जरलैंड के साथ में, एमओयू है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो चेन्नई और मुंबई जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है इसका कैंपस स्थापित होगा, ये फोटो आपके सामने यहाँ पर है ना। हाल ही में लक्ष्य उज्ज्वल की रोइंग जोड़ी ने किस देश में आयोजित वर्ल्ड रोइंग कप में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है, ठीक है। और वर्ल्ड रोइंग कप पूछूं आपसे कहां पर आयोजित हुआ, लेकिन आपके वर्ल्ड रोइंग कप स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है, ठीक है। भारत सरकार ने विज्ञान आधारित रिकवरी के लिए प्राथमिकता के तौर पर कितने टाइगर रिजर्व की पहचान की है पूछूं आपसे। अरे कितने टाइगर रिजर्व में, आपके 25 टाइगर रिजर्व जो हैं इनकी पहचान हुई है। किस राज्य के उंडावली हेलीपोर्ट पर पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया पॉइंट इन स्पेस जो है इसको मंजूरी प्रदान की, लिखना आपके आंध्र प्रदेश के अंदर। यूएसए ने अपनी इंडिपेंडेंस डे कब बनाया, 4 जुलाई को बनाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के लिए कितना बजट मंजूर किया है। 2 योजनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों की दोनों योजना को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के अंदर ये दोनों योजनाएं आई हैं, ठीक है। पहली योजना इस क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं और पहली योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, ठीक है। पहली बात तो इसको क्या कर दिया आपकी, इसको हमने मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। इसको जो कैबिनेट है, इस कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी, आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे, आपके खुद पीएम इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीएम सूर्य सरोवर योजना जो है इसको कैबिनेट ने आपके मंजूरी प्रदान कर दी, ध्यान रखना है, ठीक है। 31 जुलाई को दोस्तों मंजूरी प्रदान किया ना। अच्छा, इसका उद्देश्य, इसमें कितना फंड लगने वाला है, तो इसमें 5,070 करोड़ जो है इतना फंड इसके लिए हुआ है, ठीक है। तो इसकी लागत कितनी आने वाली है आपकी, 5070 करोड़ रुपए जो है यह इसकी लागत आएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट या लागत कितनी आने वाली है आपकी, 5070 करोड़ रुपए जो है ये इसकी लागत आने वाली है, ठीक है। क्या दोस्तों करेगा ये आपकी, तो इसका उद्देश्य है फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्विक प्रोजेक्ट दोस्तों आपकी स्थापित करना, ठीक है। तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट जो है इसको बढ़ावा देना, ठीक है। पानी के ऊपर जो सोलर एनर्जी है इसको बढ़ावा देना, ठीक है। तो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है इसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। सिंगल लाइन में नोट करना आपके, सूर्य सरोवर, सरोवर मतलब पानी, ठीक है। और पानी में सोलर एनर्जी जो है उसे बोलते हैं फ्लोटिंग सोलर एनर्जी, इसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो लिखना फ्लोटिंग सोलर एनर्जी जो है, फ्लोटिंग सोलर एनर्जी जो है इसको बढ़ावा देना जो है यह इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फ्लोटिंग सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना जो है ये इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लो। फ्लोटिंग सोलर एनर्जी जो है इसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, फ्लोटिंग सोलर दोस्तों एनर्जी जो आपकी कितनी क्षमता करनी है इसकी भारत के अंदर, 5000 मेगावाट क्षमता करनी है इसकी, ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी क्षमता कितनी करनी है आपकी, तो भारत में 5000 मेगावाट जो है ये इसकी क्षमता होनी चाहिए, यह भी आपको नोट करना है। और यह योजना कब से कब तक के लिए स्टार्ट दोस्तों की गई है आपकी, तो यह योजना आपके जो है वो 2026-27 से लेकर के 30-31 तक स्टार्ट की, 5 साल के लिए ना। 2026-27 से लेकर के 30-31 जो है यहां तक इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये योजना आपके 26-27 से लेकर के 30-31 तक चलने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। और 5000 मेगावाट क्षमता जो है स्थापित करना उद्देश्य है, 5070 करोड़ रुपए लागत है इसकी। और फ्लोटिंग सोलर एनर्जी जो है इसको बढ़ावा देना जो है ये इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 5070 करोड़ रुपए जो है ये हमारा ठीक आंसर है। ये थोड़ा नोट कर लीजिए ना। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने आपसे कहा हुआ है कि कितना पैसा इसके लिए लगाया गया है, किसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो गया है। और दोस्तों आपके इसके अलावा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कब से कब तक ये रहने वाला है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस है, 1 करोड़ का आपके पर मेगावाट, ध्यान रखना है, ठीक है।
चलो सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 26 से किसे सम्मानित करा है? ठीक है, अरे किसको मिला है बताओ मुझे? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसको मिला हुआ है? आपके सुनील भारती मित्तल। किसको मिला हुआ है? सुनील भारती मित्तल जो है इनको प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, असम की बोरजुली साइट को किस कृषि उत्पाद के इन सीटू संरक्षण और प्रबंधन के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है ये घोषित कर दिया भी हमने दोस्तों आपके। अरे बताओ किसके लिए? जंगली चावल के लिए, ध्यान रखना है। ठीक है, जंगली चावल आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस जो है किसने स्टार्ट करा है इसको? अरे ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस जो है इसको गुजरात ने स्टार्ट करा है। आरबीआई ने किसे अपना नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया आपके? अरे आरबीआई के दोस्तों नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मैं बात करूं आपसे, रविशंकर का नाम ध्यान रखना है। किसका नाम है? रविशंकर का नाम जो है नोट कर लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में किस राज्य के राठवा आदिवासी कारीगरों की पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है दोस्तों ना? मैंने आपको जब स्टैटिक्स पढ़ाता हूं तो उसमें पेंटिंग टॉपिक पढ़ाता हूं, उसमें इस पेंटिंग का जिक्र दोस्तों आता है, पिथौरा पेंटिंग का। ठीक है, अब पिथौरा पेंटिंग को क्या मिल गया? जीआई टैग मिल गया है ना। आप सवाल पूछोगे सर पिथौरा पेंटिंग है किस राज्य की, लिखना आपकी। तो पिथौरा पेंटिंग जो है ये लिखना किसकी है? गुजरात राज्य की। कहाँ की है? यह गुजरात की है। इसे मिल चुका है जीआई टैग। ठीक है, जो नकली जो पेंटिंग है उन पर नकेल कसने के लिए जीआई टैग जो है पिथौरा पेंटिंग को मिल गया, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा कौन सी कम्युनिटी जो आपके, लिखना तो रागवा एक कम्युनिटी है, जनजाति है, आदिवासी समुदाय है गुजरात के अंदर, उसके लिए ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिएगा ये कौन से समुदाय की पेंटिंग, लिखना आपके तो रागवा राधवा, लिखना राधवा राधवा आदिवासी समुदाय जो है इसकी पेंटिंग आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राधवा आदिवासी समुदाय की पेंटिंग है, इसको जीआई टैग दिया गया है, ध्यान रखना है। अच्छा अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके, इसकी खास विशेषता क्या है कि जो इसकी पेंटिंग है वो अनुष्ठानिक चित्रकला जो है इससे संबंधित है। कोई धार्मिक त्योहार है, कोई आपके अच्छा शुभ अवसर है, उस पर एक पेंटिंग दोस्तों बनाई जाती है। ठीक है, और दीवार पे बनाते हैं। ठीक है, तो लिखना आपके अनुष्ठानिक 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 चित्रकला है, ये आपके नोट करना आपके सो। और ये कहाँ पर होती है आपकी? ये दीवार के ऊपर होने वाली पेंटिंग, लिखना आपकी दीवार के ऊपर पेंटिंग होती है जहाँ पर आदिवासी समुदाय की संस्कृति को दिखाते हैं, आपके यहाँ के जो रीति रिवाज हैं इन्हें दोस्तों दिखाते हैं आपके, लिखना धार्मिक जो कार्य है इससे संबंधित जो पेंटिंग है, आध्यात्मिक जो कार्य है इससे संबंधित जो पेंटिंग है वो इसमें होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट नोट करना है कि भाई पिथौरा पेंटिंग कहाँ की? पिथौरा पेंटिंग जो है ये फेमस है गुजरात की, हाल ही में जीआई टैग मिला, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। दोस्तों अगर बात करूं मैं आपसे, अभी मोचडी को नोट करना आपके, अभी कुछ दिनों पहले जो मोचडी है इसको भी जीआई टैग मिला है जोधपुर। ठीक है, मोचडी का मतलब होता है जूतिया। क्या होता है इसका मतलब? जूतियां होता है, आपको नोट करना है। तो जूतियां जो होती है इनके लिए आपके, मोजड़ी के लिए आपके राजस्थान को जीआई टैग मिला है, अभी कुछ दिनों पहले की दोस्तों बात है, ये मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके अगर पूछे आपसे कोहोबर पेंटिंग के लिए किसको जीआई टैग मिला हुआ है आपके, तो कोहोबर पेंटिंग के लिए जो है वो झारखंड को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, तो कोहोबर पेंटिंग के लिए किसको जीआई टैग मिला हुआ है? झारखंड को दोस्तों कोहोबर पेंटिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, वहीं आपके मधुबनी पेंटिंग पूछू कहाँ की फेमस है आपके सो, तो मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा कला, लिखना मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा कला जो है ये किस राज्य की फेमस है? लिखना आपके बिहार की। ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा कला कहाँ की है? बिहार की फेमस है। ठीक है, कोहबर पेंटिंग कहाँ की फेमस है? झारखंड की, है ना। इसके अलावा दोस्तों पूछूं आपसे उस्ता कला कहाँ की फेमस है? लिखना आपके, तो उस्ता कला जो है ऊंट के ऊपर चित्रकारी जो होती है आपकी, ये राजस्थान में बीकानेर की फेमस है, नोट करना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछूं आपसे, इसके अलावा पिछवाई कहाँ के फेमस है? लिखना आपके, तो पिछवाई
पिछवई भी आपके राजस्थान के फेमस है, नोट करना है, ठीक है। तो पिछवई भी कहाँ के, राजस्थान के, ठीक है। इसके अलावा फड़ पेंटिंग पूछूं आपसे, ये कहाँ की फेमस है, राजस्थान की, है ना। तो उस्ता कला राजस्थान, ठीक है। उस्ता कला राजस्थान, पिछवई पेंटिंग राजस्थान, फड़ पेंटिंग पूछूं आपसे, राजस्थान, है ना। मधुबनी कला, मंजूसा कला बिहार, कोहबर पेंटिंग दोस्तों झारखंड, ठीक है। वर्ली चित्रकला पूछे आपसे, तो वर्ली चित्रकला छापना कहाँ का फेमस है, ये महाराष्ट्र, कहाँ का फेमस है, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र, ठीक है। कलमकारी की मैं बात करूं आपसे, तो कलमकारी पेंटिंग कहाँ की फेमस है, लिखना आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, कहाँ की फेमस है, कलमकारी जो पेंटिंग है वो फेमस है आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोस्तों ना। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा लिखना आपके पट्टचित्र कहाँ के फेमस है, लिखना आपके, तो यह फेमस है आपके कहाँ के, ओडिशा, कहाँ के फेमस है, ओडिशा के फेमस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सांझी कला की मैं बात करूं आपसे, इसके अलावा चिकनकारी की बात करें आपसे, चिकनकारी जो है, या फिर इसके अलावा जरदोजी की मैं बात करूं आपसे, लिखना ये कहाँ की फेमस है, उत्तर प्रदेश, कहाँ की फेमस है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत की सारी चित्रकलाएं जो हैं वो आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पे। उस्तकला पिछवई फड़ राजस्थान हो गया, मधुबनी मंजूसा बिहार हो गया, पिथौरा पेंटिंग गुजरात हो गया, कोहबर पेंटिंग झारखंड हो गया, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र हो गया, कलमकारी आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया, पट्टचित्र ओडिशा हो गया, और सांझी चिकनकारी और जरदोजी कहाँ पर हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया, ठीक है। तो आंसर लगाओ अपना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, गुजरात हमारा ठीक आंसर है, नोट करना। गुजरात की जो पिथौरा पेंटिंग है इसको मिल गया जीआई टैग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पैरालंपियन होकाटो होटजो पुरुषों के शॉटपुट F57 इवेंट में वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बने, लिखना आपके, ये है कहाँ के, नागालैंड, कहाँ के, नागालैंड के खिलाड़ी, ध्यान रखना, ठीक है। भारत की 24वीं तेल रिफाइनरी जो है इसका शुभारंभ कहाँ पे हुआ, आपके पचपदरा रिफाइनरी, आपको ध्यान रखना है, जो कि कहाँ पर, बालोतरा के अंदर हुआ है, नोट करना आपकी। और भारत की 24 नंबर की तेल रिफाइनरी है। और पूछूं आपसे, इसकी क्षमता कितनी है आपकी, 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम जो है वो इसकी क्षमता है, और BS6 मानक पर डिपेंड, आपको ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके लिए, वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। यह रिकॉर्ड पहले किसके नाम था, सचिन साहब के नाम था, ध्यान रखना है। तीजन बाई का निधन हो गया है। पिंडवानी आपके नृत्य कौन सा है, पिंडवानी जो नृत्य है आपके, ये नोट करना, छत्तीसगढ़, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में पिंडवानी डांस जो है, तीजन बाई का नाम आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हाल ही में चर्चा में रही समुद्र मंथन योजना का संबंध किस मंत्रालय से, ठीक है। देखो अभी दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि एक योजना तो मैंने आपको लिखाई थी, कौन सी, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, ठीक है। और एक योजना जिसको और मंजूरी प्रदान की, जिसका नाम है समुद्र मंथन योजना, कौन सी योजना है, समुद्र मंथन दोस्तों योजना जो है ये आपके सामने यहाँ पर है, और यह भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है। अरे अगर पूछूं आपसे कि इतिहास में दोस्तों समुद्र मंथन कब हुआ था, आपके किसको निकालने के लिए हुआ था, अमृत को निकालने के लिए ना। अरे समुद्र मंथन क्यों हुआ था इतिहास में, अमृत को निकालने के लिए दोस्तों। आज का अमृत है क्या, रसगुल्ला, तेल और गैस दोस्तों। अरे आज का अमृत क्या है, तेल और गैस है। बिना तेल गैस के कोई भी देश नहीं चल सकता आज जो है। और हमारे साथ समस्या ये कि हमें अधिकांश दोस्तों भाग जो है, तेल और गैस का अधिकांश हिस्सा जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये हमारे साथ समस्या है रसगुल्ला। और इंपोर्ट कहाँ से करना पड़ता है दोस्तों, आपके जो है वेस्टर्न एशिया, वहां से इंपोर्ट, सऊदी अरब, ईरान, ओमान, यहाँ से करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर तो सबसे बड़ी समस्या वो क्या, आपके यहाँ पर पॉलिटिकल तो इंस्टेबिलिटी है। कभी यहाँ पे कोई रास्ता बंद हो रहा है, कभी यहाँ पर युद्ध चल रहा है आपके, कभी इजराइल आपके ईरान लड़ रहा है, कभी यूएस से ईरान लड़ रहा है, कभी इजराइल लेबनान लड़ रहा है, कभी इजराइल हमास लड़ रहा है, कभी सऊदी अरब लड़ रहा है। तो यहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत चलती हैं आपस में, ठीक है। और इस कारण कौन प्रभावित होता है दोस्तों, हमारा तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होती है। इस कारण हमारे यहाँ पर तेल और गैस जो महंगा होता है, ठीक है। अरे यस या नो, सुनिए दोस्तों, समुद्र मंथन योजना कैबिनेट का अप्रूवल मिल चुका है, नोट करना आपके दोस्तों। इस योजना का उद्देश्य पूछे आपसे क्या है दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य की बात करें आपसे तो नोट करना, राष्ट्रीय ऑफशोर खोज योजना जो है वो है समुद्र मंथन योजना, ठीक है। लिखना राष्ट्रीय ऑफशोर खोर योजना, राष्ट्रीय ऑफशोर
राष्ट्रीय ऑफशोर खोज योजना जो है ये इसका नाम है, ठीक है। नाम तो समुद्र मंथन है, ये है क्या, तो राष्ट्रीय ऑफशोर खोज योजना इसका नाम दोस्तों आपकी। अरे किसकी खोज करना लिखना आपकी, इसका उद्देश्य है आपकी तेल और गैस की खोज करना, ठीक है। तेल और गैस के नए नए कुएं खोदना, तेल और गैस के कुएं खोदना कहाँ पर, समुद्र के अंदर कुएं खोदना, और कुएं की खोज करना किसके लिए, तेल और गैस के जो कुएं हैं इनकी खोज खोज करना जो है ये इसका उद्देश्य, ध्यान रखना, ठीक है। तो राष्ट्रीय ऑफशोर खोज योजना जो है इसका उद्देश्य क्या है, तेल और गैस के जो कुएं इनको खोजना इसका उद्देश्य है। अच्छा कौन सा मंत्रालय, देखो कभी ऐसा मत करना कि गुरुजी समुद्र मंथन योजना है तो ये आपके पक्का जो है जलमार्ग मंत्रालय होगा, ठीक है, नहीं। क्या काम करना है, तेल और गैस की खोज करना है तो मंत्रालय कौन सा होगा, पेट्रोलियम मंत्रालय होगा, ठीक है। तो ना कौन सा मंत्रालय के अंदर आएगी योजना आपके, पेट्रोलियम जो मंत्रालय इसके अंदर आएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मंत्रालय के मंत्री कौन है आपके, हरदीप पुरी जी, कौन है इस समय मंत्री, कौन है इसके लिखना, हरदीप पुरी जी इसके मंत्री, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेट्रोलियम दोस्तों मंत्रालय के अंदर जो है ये आने वाली, नोट करना, ठीक है। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसमें जो सेंटर है आपके वो हेल्प करने वाला है, ठीक है। एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, नोट करना आपके दोस्तों। यहाँ पर जो भी तेल का कुआं कहाँ पर, समुद्र के अंदर, आप समुद्र के दोस्तों अंदर जो है कोई भी तेल का कुआं खोदा जाएगा अगर, तो उसमें कौन हेल्प करेगा, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करेगी, आपके नोट करना है। और कितनी हेल्प करने वाली है, तो लागत का 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो लिखना दोस्तों आपके इसमें समुद्र में आपके तेल और गैस की प्राप्ति के लिए, समुद्र में तेल और गैस की प्राप्ति के लिए जो आपके जो कुओं की जो खोज की जाएगी, या कुओं की जो ड्रिलिंग की जाएगी आपकी, इस ड्रिलिंग के अंदर नोट करना, इस ड्रिलिंग में जो केंद्र सरकार है वो 60% पैसा देने वाली है, ठीक है। केंद्र सरकार जो है वह लागत का 60%, लागत का 50% पैसा जो है कौन देगी, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो लागत का 50% जो आपके पैसा है वह कौन देने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हेल्प करने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, इससे दोस्तों लोग जो है अधिक तेल के कुएं खोदें आपके, हमारा उद्देश्य ये है, ठीक है। और ड्रिल करें तेल के कुओं की, इससे क्या होगा, तेल और गैस मिलेगा और इससे हमारा जो इंपोर्ट है दोस्तों वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, जो हमारा इंपोर्ट है, जो हमारा आयात है, इसे कम करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। जो हमारा दोस्तों इंपोर्ट है इसे कम करना इसका उद्देश्य है। अगर कोई तनाव की कंडीशन हो तो हम दोस्तों क्या हो, हम प्रभावित ना हो, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और समुद्र में तेल और गैस के कुओं की ड्रिलिंग के लिए यहाँ पर कितनी हेल्प करने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट लागत का 50% हेल्प यहाँ पे करने वाली है। कितना पैसा इसके लिए आवंटित हुआ है, तो लिखना आपके 84,084 करोड़ रुपए जो है, इतना पैसा जो है इसके लिए मंजूर किया गया है, ठीक है। सवाल पूछो इस योजना के लिए कितना पैसा मंजूर हुआ, स्टार लगा के लिखना आपके 84084, कितना हुआ है, 84,084 करोड़ रुपए जो है इस योजना के लिए हमारा मंजूर किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। कब तक के लिए योजना है, तो 2030-31 तक के लिए योजना है, ठीक है। 2030-31 तक के लिए जो है यह योजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 84,084 करोड़ रुपए मंजूर किए गए 2030-31 तक, दोस्तों आपके नोट करना, आपके इसको मंजूर किया गया, नोट करना आपके इसको मंजूर किया गया। क्षमता कितनी होने वाली है आपके, इसका उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ पे जो घरेलू गैस उत्पादन है उसकी क्षमता जो है 80 MMTOE होनी चाहिए, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है बेटा, हमारा टारगेट क्या है, नोट करना, हमारा टारगेट है जो हमारे यहाँ घरेलू जो गैस का उत्पादन होता है, यह घरेलू गैस का जो उत्पादन है हमारे यहाँ पे, तो कितना होना चाहिए आपके, ये हमारा 80 MMTOE होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 80 MMTOE होना चाहिए। इसे बोलते हैं मिलियन मीट्रिक टन, क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं मिलियन मीट्रिक टन, है ना, क्या बोलते हैं इसे, मिलियन मीट्रिक टन लिखना, मिलियन मीट्रिक टन
ऑयल, आपके ऑयल लिखना, ओ फॉर ऑयल दोस्तों इक्विवेलेंट है ना, ऑयल इक्विवेलेंट जो है ये इसकी फुल फॉर्म में ध्यान रखना है, ठीक है। तो 80 मिलियन मीट्रिक टन जो है हमारी क्षमता होनी चाहिए, ये हमारा इसका उद्देश्य है। 80 MMTO इसकी क्षमता होनी चाहिए, ध्यान रखना, ये उद्देश्य है ना। तो योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है समुद्र मंथन योजना। मंत्रालय कौन सा आएगा? पेट्रोलियम और आपके प्राकृतिक गैस मंत्रालय आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से ना, इसको आप 5 स्टार लगा दीजिएगा। क्वेश्चन निश्चित तौर पे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये आपके सामने यहाँ पर ना समुद्र मंथन योजना, कोई भी जानकारी आपसे यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे सारी बातें लिखी है जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट आप देखना, आपके यहाँ पर 84084 दोस्तों आपके सामने जो है इतना पैसा मिलेगा। 2030-31 जो है आपकी यहाँ तक पहुँचाना इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपके कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है, ध्यान रखना है ना। चलिए, हाल ही में ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? आपकी ड्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में भारत ने UN अंकटाड के उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता कहाँ पर की है? लिखना आपके, अरे कहाँ पर हुई है इसकी अध्यक्षता? जिनेवा के अंदर हुई है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फसाई से ईट राइट कैंपस के रूप में सर्टिफाइड होने वाला भारत का पहला दोस्तों एयरपोर्ट कौन सा है? अरे फसाई का ईट राइट कैंपस के रूप में सर्टिफाइड होने वाला पहला कौन सा, बताओ आपके, तो नोट करना आपके कौन सा पहला है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है ना। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के बारे में आप सभी जानते हो, कहाँ पर है? लखनऊ में। ब्रिक्स की एंटी ड्रग्स एजेंसियों के प्रमुख की मीटिंग कहाँ पर हुई दोस्तों आपकी? और ब्रिक्स की एंटी ड्रग की पूछूं आपसे, कहाँ पर बैठक हुई है? गुवाहाटी के अंदर हुई है, नोट करना है, ठीक है। 88 लिख दिया सर आपने, 88 लिख दिया कि मैंने कटे लिख दिया 88? अरे दोस्तों 80 लिखना, 80 है ना, ये 88 कैसे लिख दिया? मैंने बोला भी 80 होगा यार, शायद 80 लिखना है इसको बेटा ना। 80 मिलियन मीट्रिक टन आपके ऑयल इक्विवेलेंट आपको नोट करना है, ठीक है। 60 है, इसको 80 करना है, ठीक है। चलिएगा, इसको 80 कर लेना भाई, है ना, गलती से मैंने 88 लिख दिया है। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त होने वाली पहली दोस्तों महिला कौन है? ठीक है, लगाओ स्टार आपके। अरे पूछे आपसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पहली बात तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करूं आपसे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अंदर आपके पहली बार कौन आई है? आपके इसकी जो पहली बार लिखना डायरेक्टर जनरल जो आपके कौन बनाएगी? लिखना आपके, तो पहली बार एक महिला बनाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पहली बार जो है एक महिला जो है आपकी इसकी डायरेक्टर जनरल बनाएगी, नोट करना, ठीक है। तो वो महिला कौन आपके, नोट करना। तो उस महिला का नाम लिखिए वर्षा अशोक अगलावे, क्या नाम है? वर्षा अशोक अगलावे जो है ये इनका नाम है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो वर्षा अशोक अगलावे ये इनका नाम है। ये आपकी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपकी इसकी पहली क्या बनी है? इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछूं आपसे वैसे कौन से क्रम की है? तो 54 क्रम की दोस्तों ना, लिखना आपके वैसे कौन से क्रम की है? 54 क्रम की, नोट करना। लेकिन महिला में कौन आपके, महिला में पहली है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मैं स्थापना करूं आपसे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मैं बात करूं आपसे, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1851 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1851 के अंदर जो है इसकी स्थापना होती, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1851 में इसकी स्थापना होती है। और पिछले 176 साल में दोस्तों ना, अगर जब से इसकी स्थापना हुई तब से मानूं आपसे, तो पिछले 176 साल में ये पहली बार कोई महिला आई है, ठीक है। 176 साल के इतिहास में, 176 साल के इतिहास में लिखना, के इतिहास में पहली बार जो है, पहली बार उसे एक महिला जो है वो आइए, नोट करना है, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ पर? कलकत्ता के अंदर, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों, ये वर्षा अशोक अगलावे जो है ये किसकी विशेषज्ञ? लिखना आपके, ये पैलियंटोलॉजी की विशेषज्ञ, किसकी? आपके पैलियंटोलॉजी जो है, पैलियंटोलॉजी इसकी विशेषज्ञ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे पैलियंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? आपके जीवाश्म विशेषज्ञ, ठीक है।
जीवाश्म जो होता है आपके फॉसिल्स जो होते हैं, इनकी स्टडी करने वाले जो होते हैं उन्हें बोलते हैं पैलिएंटोलॉजी, है ना, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, जीवाश्म का जो अध्ययन होता है आपके, स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो है उसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं आपके पैलिएंटोलॉजी, है ना। 1861, अरे बेटा वो तो आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ठीक है, अरे बताओ भाई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मैं बात करूं आपसे, इसकी स्थापना कब होती है और इसके संस्थापक कौन है, बताओ भाई। इसकी स्थापना कब होती है और इसके संस्थापक कौन है, ये आपको छापना है। ठीक है, चलिए लिखिए हमारा आंसर क्या हो गया। हमारा आंसर वर्षा अशोक अगलावे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है। ठीक है, वर्षा अशोक अगलावे ठीक आंसर, नोट करना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मैं बात करूं आपसे, नोट करना। अरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861, नोट करना है ना। अच्छा, किसने की थी आपके, अलेक्जेंडर कनिंगम ने की थी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और कनिंगम ने इसकी स्थापना की, ध्यान रखना है ना। अच्छा, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने, यहीं पर दोस्तों एक दो अपॉइंटमेंट आप और छाप लीजिए साथ के साथ दोस्तों। अगर पूछूं आपसे दोस्तों, अगर पूछे यहाँ से, यहीं पर आपसे पूछा जाए आपसे कि आपके सो एयर फोर्स के अंदर आपके डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, है ना, पूछूं आपसे डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की मैं बात करूं आपसे, डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है यह किसको अपॉइंट किया गया, लिखना आपके। तो अभी लेटेस्ट आपके डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात की जाए आपसे, किसको अपॉइंट किया गया, लिखना आपके एयर मार्शल तेजपाल सिंह। किसको किया गया आपके, एयर मार्शल तेजपाल सिंह जो है, एयर मार्शल तेजपाल सिंह जो है, इनको किया गया अपॉइंट किया आपके डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है, ये इनको अपॉइंट किया गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसको बनाया गया, एयर मार्शल तेजपाल सिंह को बनाया गया दोस्तों, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, अच्छा एक दोस्तों नाम और लिखिए आप दोस्तों, एक नाम और लिखिए आपके। अगर सवाल पूछे आपसे आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज जो है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने अभी हाल ही में, ये छुपे हुए नाम है दोस्तों, कभी भी सवाल पूछ सकता है आपसे, और हम क्यों छोड़े, है ना। लिखना आर्म फोर्सेज ऑफ, सवाल पूछे आपसे, देखो सवाल पूछे आपसे कि आर्म फोर्सेज ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो है, आर्म फोर्सेज ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो है, आप तेजपाल सिंह याद कर लीजिए, बहुत है ना। आर्म फोर्सेज ऑफ मेडिकल सर्विसेज पूछूं आपसे, इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें आपसे, वो कौन अपॉइंट हुए, लिखना आपके इसके डायरेक्टर जनरल जो है यह कौन अपॉइंट हुए, पूछूं आपसे। तो लिखिए आर्म फोर्सेज ऑफ मेडिकल सर्विसेज जो है, इसके डायरेक्टर जनरल की दोस्तों बात की जाए आपसे, कौन अपॉइंट हुए, लिखना आपके संदीप धरेजा जो है, इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, लिखना संदीप धरेजा जो है, लिखना आपके संदीप धरेजा जी जो है ये अपॉइंट हुए, ध्यान रखना है। ठीक है, संदीप धरेजा जी, है ना। चलिएगा, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर तो हो चुका है ना, वर्षा अशोक अगलावे, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी सवाल पूछ सकता है आपसे इसके बारे में, है ना। चलिएगा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब कौन सी बार जीता है, महिला T20 वर्ल्ड कप खिताब 7वीं बार जीता। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ आपके, अरे कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है इसको पहला पुरस्कार मिला है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान विटांग आदिपूर्णा सम्मानित किया गया, लिखना आपके इंडोनेशिया, नोट करना आपके विटांग आदिपूर्णा ना। वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, लिखना आपके, अरे पशुजन्य युद्ध अभ्यास की मैं बात करूं आपसे, कहां पर आयोजित हुआ, लिखना मध्य प्रदेश के अंदर हुआ ना। हाल ही में पीएम मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ कहां पे दोस्तों किया है। ठीक है, अरे कौन सा एयरपोर्ट है बेटा, अल्लूरी सीताराम, लिखना अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका शुभारंभ हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो गया, इसका शुभारंभ करने वाले कौन है, इसका शुभारंभ करने वाले भारत के प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहाँ पे किया, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर किया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपके, तो आंध्र प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं आपसे, तो विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भोगपुरम जो है उसमें किया है। ठीक है, तो लिखना आंध्र प्रदेश में विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट जो है आपके,
विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट लिखना। विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट जो है इसके दोस्तों अंदर भोगपुरम जो है यहाँ पे किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में भोगपुरम जो है यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री जी ने अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका शुभारंभ किया, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके, ये कौन से मॉडल पे बनाया गया लिखना, आपके पीपीपी मॉडल पे डिपेंड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको सार्वजनिक निजी भागीदारी, ठीक है। सार्वजनिक निजी भागीदारी जो है, पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है आपकी, इसके ऊपर डिपेंड है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है इस पर डिपेंड है, आपको नोट करना है। अच्छा, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर दोस्तों एक डांस किया था आपके यहाँ पर यहाँ के ट्राइबल्स ग्रुप ने, और उस ट्राइबल्स ग्रुप में 13,000 से अधिक दोस्तों महिलाएं थी। कितनी? 13,000 से अधिक महिलाओं ने एक डांस किया था। क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, उस डांस का नाम जो है धिमसा नृत्य, नोट करना। स्टैटिक का क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, आपके इनको जब आगमन हुआ था आपके, तो इनके वेलकम में एक डांस प्रस्तुत किया गया यहाँ की आदिवासी महिलाओं के द्वारा, लिखना आपके ढिमसा नृत्य। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टैटिक के हिसाब से, कि ढिमसा नृत्य किस राज्य का है आपके, लिखना ये आंध्र प्रदेश का दोस्तों। ये एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, लिखना आपके ये कैसा एयरपोर्ट है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। देखो, एक होता है ब्राउन फील्ड, एक होता है ग्रीन फील्ड, है ना। ब्राउन फील्ड मतलब पुराने की मरम्मत, ठीक है, और ग्रीन फील्ड का मतलब होता है नए सिरे से किसी एयरपोर्ट को बनाना, वो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम दोस्तों इन्हीं के नाम पे क्यों रखा है नाम, ठीक है। आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा गुरुजी, अल्लूरी सीताराम सो राजू जो है ये एक आपके क्या है, फ्रीडम फाइटर है ना, ये आंध्र प्रदेश के क्या है, आपके फ्रीडम फाइटर हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बहुत ही फेमस विद्रोह हुआ था, उसमें ये शामिल था आपके रंपा विद्रोह, लिखना जो रंपा विद्रोह हुआ था इसमें कौन शामिल थे, इसमें अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं वह शामिल थे रंपा विद्रोह में, 1922 से 24 के मध्य हुआ ना। तो ये फ्रीडम फाइटर है और रंपा विद्रोह में शामिल थे, इन्हीं के नाम पर जो है इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लगाइए आंसर, आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री जी का इंस्टाग्राम एक्स पे दोस्तों अकाउंट देखा हो, तो वहां पे दोस्तों उन्होंने एक फोटो पोस्ट की आपके, और उस फोटो में आपके स्वामी दोस्तों विवेकानंद जी की मूर्ति नजर आ रही है आपके, और उसके सामने प्रधानमंत्री जो हैं वो बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में वो स्थान जो है वो कौन सा है, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र जो है इसका शुभारंभ हुआ है, ठीक है। लिखना स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद लिखना, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र जो है, जिसका फेमस जो नाम होगा वो क्या होगा आपके, इसका फेमस दोस्तों नाम क्या होने वाला है, फेमस नाम आपके विवेका आपके स्मारक, क्या नाम है इसका, नाम विवेका स्मारक है, नोट करना है। इसका भी शुभारंभ किसने किया है, इसका भी शुभारंभ जो है ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है। सवाल पूछूं आपसे, कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया, लिखना आपके, तो मैसूर के अंदर शुभारंभ किया गया, कहाँ पर, मैसूर कर्नाटक जो है यहाँ पे शुभारंभ किया गया, ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैसूर कर्नाटक में शुभारंभ हुआ है विवेका स्मारक का, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये प्रधानमंत्री मोदी इनोग्रेट्स अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन आंध्र प्रदेश, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस सुदर्शनी ने किस देश में आयोजित लोकायान 26 और सेल फोर्थ 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया आपके, तो ये यूएसए के अंदर किया है ना। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 25 से कौन सम्मानित बेटा हुआ है, पूछूं आपसे, लेकिन आपके जमीर नजीर, कौन है, जमीर नजीर जो है इनको सम्मानित किया गया, ध्यान रखना है। किस राज्य के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी के रूप में घोषित कर दिया, लिखना आपके मिजोरम, किसे, मिजोरम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए, लिखना इंडोनेशिया, किसके लिए बन गए, इंडोनेशिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पहले प्रधानमंत्री। प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है। अरे डे कौन सा, लिखना आपके वर्ल्ड वाइड वेब डे, है ना।
तो स्टार लगाइएगा। इसे बोलते हैं हम लोग WWW। अरे आप सभी ने यूज किया होगा दोस्तों, अरे ये वो धमाल फिल्म वाला डब्लू नहीं, रसगुल्ला ना, ये WWW। आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर दोस्तों आपकी, तो आप इसको लगा देते हो ना आगे, कोई भी वेबसाइट सर्च कर रहे हो, तो WWW दोस्तों आपके एक बहुत सारी वेबसाइट का ग्रुप है ना, जिसमें बहुत सारी क्या है वेबसाइट, वेब पेज शामिल है, ठीक है। ये कोई सिंगल वेबसाइट नहीं है आपके, ये आपके वेबसाइट और वेब पेज जो है, वेबसाइट और वेब पेज, इनका समूह इसके ऊपर, ठीक है। वेबसाइट और वेब पेज का जो समूह है, ये वेब पेज का समूह जो है, इसका समूह जो आपको यहाँ पर मिल जाता है, आप इसका यूज करते हो दोस्तों। इसके बाद में कोई हाइपरलिंक लगाते हो और फिर जो आप जो भी सर्च करना होता है आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, इसकी खोज करने वाले, इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? तो इसको डिस्कवर करने वाले नोट करना आपके, वो थे टिम बर्नस ली। कौन थे? टिम बर्नस ली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टिम बर्नस ली डेवलप करने वाले, इसको डिस्कवर करने वाले पूछू कौन आपके? टिम बर्नस ली। कब की बात है ये? 1989 की बात है, ठीक है। और ये हम डे कब बनाते, लिखना आपकी। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म में वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये भी जरूर नोट करना है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये डे कब बनाते हैं हम लोग? 1 अगस्त को। हर साल ये डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं 1 अगस्त को, आपको ध्यान रखना है ना। तो लिखिएगा, सवाल पूछूं आपसे कि यहाँ पर 1 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, इसको ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। टिम बर्नस ली का नाम नोट कर लेना है इसके अंदर, टिम बर्नस ली 1989, और 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। ये 4 बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये आंसर हमारे सामने हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब डे आपके, अरे WWW, ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़िएगा। हाल ही में किस देश के जस्टा वर्ण महाविहार को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 25 से सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है, ठीक है। अरे ज्येष्ठा वर्ण दोस्तों महाविहार पूछूं आपसे, लिखना आपकी कहाँ का है? नेपाल का, ठीक है। टाइम आउट की दुनिया की 10 सबसे खुशहाल शहरों की वर्ष 26 की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा, लिखना। ये एकमात्र भारतीय शहर जो है जयपुर जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, फ्रेंडशिप डे, हग डे, और किस डे, हगटन डे, और वैलेंटाइन डे, रोज डे, ये सब तुम्हें याद रहता है। और वर्ल्ड वाइड डे पूछे, नहीं पता गुरुजी। फ्रेंडशिप डे तुम्हें याद है कि कौन सी तारीख को फ्रेंडशिप डे आएगा ना? हाँ, पेपर में यही तो पूछेगा, फ्रेंडशिप डे पे फ्रेंडशिप डे कौन सी तारीख को आता है। हाल ही में थाईलैंड में अंडर 15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 26 में भारत ने कुल 200 कितने पदक जीते आपके? तो थाईलैंड के अंदर हुआ ये अंडर 15 वाला जो है आपकी, इसमें 21 पदक हमारे पास अंडर 15 में थे, है ना। भारत ने लॉन्च नॉर्वो नॉर्डिक्स की दवा एविक्विली का संबंध पूछूं आपसे। अरे एविक्विली किसकी दवा है? मधुमेह की दवा है, डायबिटीज की दवा है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हाल ही में देश की पहली वंदे भारत फ्रेट EMU रेल का दोस्तों टेक्निकल ट्रायल कहां पर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट EMU रेल, ठीक है। देखो पहली बात तो, ये भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट EMU दोस्तों रेल है ना, फैट नहीं है रसगुल्ला की मोटी ट्रेन है दोस्तों, अरे मोटी वाली नहीं है आपके, फ्रेट है ना, FREIGHT दोस्तों, फ्रेट, ठीक है। फ्रेट को हम बोलते हैं माल की ढुलाई करने वाली, ठीक है। तो फ्रेट का मतलब होता है माल की ढुलाई करने वाली, ठीक है। अरे माल गाड़ी समझ लो दोस्तों एक तरह से आपकी, बस उसकी स्पीड बहुत कम होती है, ठीक है। तो माल की ढुलाई करने वाली होती है फ्रेट। फ्रेट वर्ड का मतलब क्या है? माल की ढुलाई, आपको ध्यान रखना है ना। और ये भारत की फर्स्ट आपके जो है जिसका ट्रायल किया गया है, ठीक है, जिसका भी हाल ही में तो ट्रायल किया गया है। ये ट्रायल पूछूं आपसे कहाँ पर हुआ है? तो जो हमारा जो वेस्टर्न दोस्तों रेलवे जो है हमारा, वेस्टर्न सेंट्रल जो रेलवे है, उसमें जो कोटा डिवीजन जो है उस पे इसका ट्रायल किया गया है, ठीक है, लिखना। तो वेस्टर्न सेंट्रल जो रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल जो रेलवे हमारा, वेस्टर्न सेंट्रल जो रेलवे है,
इस वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का जो कोटा डिवीजन है, कोटा डिवीजन जो है यहाँ पर आपके इस डिवीजन पर इसका ट्रायल किया गया, नोट करना, ठीक है। गुरुजी है क्या दोस्तों ये आपके, तो कुल मिला के दोस्तों होता क्या है दोस्तों, मान लो दोस्तों हमें कोई चीज यहाँ से दोस्तों, हमें यहाँ से कोई चीज मान लेते हैं उत्तर प्रदेश भेजनी है, तो उसको भेजने में टाइम बहुत अधिक लगता है, ठीक है। या फिर दोस्तों कोरियर के लिए और सुविधा जो है आपके सुपर फास्ट डिलीवरी के लिए हम और चीजों का उपयोग करते हैं। तो रेलवे ने कहा कि भाई क्यों ना हम जो है इस सुविधा को स्टार्ट कर दें कि हम एक ट्रेन ऐसी चलाएं जिसका काम केवल और केवल आपके डिलीवरी दोस्तों करना होगा, ठीक है। हम एक ऐसी ट्रेन चलाएं जिसमें बीच में जो भी जंक्शन आएंगे वहां पे वो रुकेगी और केवल उसका काम मनुष्य को ढोना नहीं होगा, उसका काम होगा केवल आपके जो माल है उसकी डिलीवरी करना दोस्तों आपके, और सुपर फास्ट डिलीवरी करना इसका काम होगा, ठीक है। मान लो, और दोस्तों इस ट्रेन में हम जो है कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, ठीक है। इस ट्रेन में कोल्ड स्टोरेज बने होंगे, आपके फ्रीजर इसमें लगे होंगे, जिसके कारण से जो वस्तुएं खराब होने वाली होंगी उनको भी तुरंत पहुंचाने के लिए और सही पहुंचाने के लिए उन कोल्ड स्टोरेज का उपयोग करेंगे। तो ई कॉमर्स के लिए आपने कुछ भी मंगाया ई कॉमर्स से, तो ई कॉमर्स से इसके द्वारा जो है लोग भेजेंगे। इसके अलावा पार्सल जो पहुंचाना है आपके, या फिर कोल्ड चेन का कोई चीज पहुंचानी है, तो उसमें इसका यूज होगा। तो कुल मिला के सुपर फास्ट डिलीवरी तो करना है, ठीक है। सुपर फास्ट पार्सल डिलीवरी करने के लिए, सुपर फास्ट पार्सल डिलीवरी करने के लिए ना आपके, पार्सल डिलीवरी करने के लिए हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट ईएमयू ट्रेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई, ऑर्डर करनी है। सही बात है भाई, लिपस्टिक मंगाओ तुम इससे। अरे डोपा, तेरी लिपस्टिक खत्म हो गई या उसकी खत्म हो गई लिपस्टिक, है ना। तू लिपस्टिक लगाता है रसगुल्ला। चलो ठीक है, हाँ कई दोस्तों मैंने देखे हैं आपके, है ना, लिपस्टिक लगाते हैं, ठीक है। हाँ लिपस्टिक लगाते हैं कई, मैंने देखे हैं। कोई बात नहीं, मंगवा देंगे तेरी लिपस्टिक, है ना, चिंता मत कर, ठीक है। अच्छा, इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है, एक ना इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, कहाँ पे हो रहा है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो है, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई जो है, यहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई जो है, यहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। इसमें कुल कितने कोच है लिखना आपके, उसमें कुल मिला के 16 कोच है ना, क्या है, इसमें कुल मिला के 16 कोच है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें 16 दोस्तों कोच है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों आपके, तो इसका उद्देश्य मैंने आपसे कहा कि ई कॉमर्स में इसका काम आने वाला है। आपने कुछ भी अमेजोन से ऑर्डर करा, अमेजोन जो है इसके द्वारा भेज देगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पार्सल डिलीवरी करनी है, कोल्ड चेन का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग जो है, ऐसी चीजें जो कि आपके ठंडे में रखनी है, तो यहाँ पर फ्रीजर होंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के पार्सल डिलीवरी करना है हमको, पार्सल डिलीवरी करना इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पार्सल डिलीवरी करना इसका उद्देश्य होगा। कोटा आपके जो डिवीजन है वहां पे इसको चलाया गया है। अगर मैं बात करूं आपसे जिंद से सोनीपत की, दोस्तों बात करें लिखना आपकी, तो ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है, ठीक है। अरे भारत की पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसका नाम क्या है, वो जिंद से सोनीपत के बीच में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, वंदे भारत ट्रेन पहली बार कहाँ चलती है, तो वंदे भारत ट्रेन जो ये पहली बार चलती है दिल्ली से वाराणसी, कहाँ चलती है, दिल्ली से वाराणसी, आपको नोट करना है, ठीक है। और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पूछूं आपसे पहली बार कहाँ चलती है, तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नोट करना, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है यह पहली बार कहाँ से कहाँ, गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में, कहाँ पर है, गुवाहाटी और हावड़ा के बीच में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ठीक है। तो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी हावड़ा के बीच में, पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली वाराणसी के बीच में, पहली हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत और जिंद के बीच में, कहाँ पर, सोनीपत और जिंद के बीच में, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा नमो भारत ट्रेन कहाँ चली लिखना आपके, नमो भारत की मैं बात करूं आपसे, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात कर लिखना आपके, दिल्ली से मेरठ के बीच में, कहाँ पर है, दिल्ली से मेरठ के बीच में लिखना, दिल्ली से मेरठ जो है वो आपके नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, ये कुछ इस प्रकार की होने वाली है, केवल माल ढुलाई काम इसका होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एआई गवर्नेंस पर पहला यूएन ग्लोबल डायलॉग दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ आपके, तो एआई गवर्नेंस पर पहला यूएन ग्लोबल डायलॉग जो है ये कहाँ पर स्थापित हुआ, नोट करना आपके लिखना, ये जिनेवा के अंदर स्थापित हुआ, ठीक है। भारत ने किसके साथ यूरेनियम सप्लाई और क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर के लिए एग्रीमेंट किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है, ध्यान रखना।
भारत के 98 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? 99 पूछूं आपसे, रतन वेल कौन है? 99 का नाम पूछे आपसे, लिखना आपके रतन वेल जो है 99 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 98 का तो नाम पूछूं आपसे, अश्वथ, क्या नाम है? 98 का नाम लिखना आपके अश्वथ, ध्यान रखना है। CITES 2.01 प्लेटफॉर्म किसने स्टार्ट करा है? EPFO ने स्टार्ट करा, नोट करना है। शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा कैशलेस मेडिकल योजना जो है किसने स्टार्ट की है? उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट की है, नोट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ने पहली बार सूरत से अहमदाबाद तक जीवित डोनर हार्ट का सफलतापूर्वक जो है परिवहन कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि सही जो हार्ट था, जीवित जो हार्ट था, उसको सही टाइम पर पहुंचा दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर है ना। चलिए अगला दोस्तों पॉइंट आपके सामने, ये 5 अगस्त से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तैयार रहना इसके लिए। जिन्होंने भी एडमिशन ले लिया है, 5 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा आपका जो है, 5 अगस्त से स्टार्ट होगा, जिसमें जीके वाली क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी और मैथ वाली क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जीके वाली क्लास शाम को 4 बजे होने वाली है, ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। तो यहाँ पर जीके जीएस का हम लोग रिवीजन करेंगे और मैथ का आपका पूरा फाउंडेशन बैच जो है वो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये सिंगल बैच भी आप अलग से ले सकते हो, आपके ये सूचना है। 5 अगस्त के बाद ये बैच आपको नहीं मिलेगा, ये पहली आपको सूचना दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये दोस्तों आज तारीख है 3 तारीख, आज या कल से ये मार्केट में आपको बुक उपलब्ध है, ठीक है। करंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है, ये बुक आपके सामने यहाँ पर है। कौन कौन से टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं और किस किस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये राजस्थान करंट अफेयर्स वाली बुक है, जिसमें राजस्थान भी मिलेगा आपको, जिसमें राष्ट्रीय भी मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय मिलेगा। और 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई जो है, यहाँ तक का कंटेंट आपको मिलने वाला है। राजस्थान, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जितने भी एग्जाम राजस्थान के जिनके लिए महत्वपूर्ण है वो लिखा हुआ है। बाकी जो खबरें जो है इंडिया राजस्थान दोनों आपको मिल जाएगा इसके अंदर जो है। 56 पेज की मैगजीन है। तो राजस्थान में जो विद्यार्थी मैगजीन खरीद रहा है, वो राजस्थान के लिए इस वाली मैगजीन को खरीदे ना। इसमें राजस्थान ऐड किया गया है, आपके 10 पेज राजस्थान के इसके अंदर है। और इसमें सूजस, PIB और AIR जो है, इसका सार इसके अंदर दिया गया है, ठीक है। ऐसे दोस्तों बिहार वालों के लिए मैंने जो है बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों के लिए मैंने लॉन्च कर दी है। जैसे कि ये आपके जो पुल स्टार्ट हुआ वो है, हेली सेवा आपकी जो स्टार्ट हुई है वो आपके सामने यहाँ पर है। ये बिहार के आपके सामने यहाँ पर संजू जी बिहार के हैं। इसके अलावा ये देखो, ये इंडिया करंट अफेयर्स है, ये इंडिया है, ये वर्ल्ड करंट अफेयर्स है, सबको शामिल किया गया है इसके अंदर जो है। आपको बिहार की इसके अलावा कोई और मैगजीन नहीं पढ़नी है। बिहार के कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो लिखा हुआ है। ये सारी आपके ऑफलाइन ही मिलेंगी, ठीक है। 25 रुपये इनकी प्राइस है, 25 रुपीज इसकी प्राइस है। ऑनलाइन हम नहीं दे पाएंगे इसको, केवल ऑफलाइन है, आपके शहर में आपको मिल जाएगा ना। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में डिजिटल इनोवेशन समिट हो गया, आम महोत्सव हो गया, गुरु दक्षिणा योजना हो गई आपके। तो ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश जो है, तीनों का करंट अफेयर्स इसके अंदर दिया गया है। ये आपको उत्तर प्रदेश में आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। अभी स्टेट में 3 की है मेरे पास, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। बाकी एक इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स है, जैसे कि MP के स्टूडेंट हैं, छत्तीसगढ़ हैं, झारखंड हैं। बाकी और जो स्टेट के स्टूडेंट है वो ये ले सकते हैं। बाकी ये तीनों जो है आपके स्पेशल जो है वो लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। आइए रिवीजन करते हैं फटाफट से। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पूछूं आपसे, भारत की रैंक कौन सी है? 176 आपको ध्यान रखना है। गृह मंत्रालय सर्वाधिक E0 FIR, दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर A का आंसर। 7वां एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जहाज पूछूं आपसे, INS मछलीपट्टनम, ध्यान रखना है। पहला टेलीस्कोप मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है कहाँ पर? ये ग्वालियर, ऑप्शन नंबर C आंसर। अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले अजिंक्य रहाणे का संबंध किससे है? क्रिकेट से, आपको नोट करना है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में तीसरा गोल्ड दिलीप गावित, नोट करना है। इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस कौन सा नंबर का होगा? 10वें नंबर का होगा, ठीक है। और आपके इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर दोस्तों रिपोर्ट जो है, इसमें बताओ भारत की रैंक कौन सी है आपके? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत का पहला मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है, इसका शुभारंभ कहाँ किया? लखनऊ के अंदर किया, नोट करना। महिलाओं के नेतृत्व वाले सोलर आपकी दीप्ति योजना का शुभारंभ करने वाला कौन है? छत्तीसगढ़, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र जो है किसको दिया है? शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर, ठीक है। बुक कल पहुंचेगी, हाँ आज कल में पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि आज या कल, ठीक है। कल तो आप 100% मान लीजिएगा, कल आपको बुक मिल जाएगी। यूपी के अंदर
बिहार के अंदर, राजस्थान के अंदर, बाकी जैसे जहाँ जैसे दिल्ली है या फिर आपका आपके जहाँ पे भी आपको बुक मिलती है, बाकी ये सारी मैगजीन जो आपको 4 तारीख तक जो है उपलब्ध हो जाएंगी मेरी तरफ से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, इस बार जरूर पढ़ना इन मैगजीन्स को, बहुत मेहनत से मैंने तैयार किए इन मैगजीन को इस बार जो है, और कम पेज में आपको अधिक जानकारी देने का प्रयास मैंने किया इसके अंदर, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगेगा पढ़ने के बाद में कि इसके अलावा रिवीजन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, मंथली मैगजीन के अंदर जो है ये आपको उपलब्ध है। चलिए, ऑल दी बेस्ट आपको। आज वो कॉमनवेल्थ वाला सवाल आ गया था, तो इस कारण मतलब थोड़ा ज़्यादा कंटेंट हो गया, पर कोई बात नहीं। सावन की एक बार वापस से आप सभी को शुभकामनाएं, सोमवार की आप सभी को शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए। बिहार में कहाँ मिलेगा, कल मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगा आप देख लेना, ठीक है, वहाँ पे ना कल मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा कि अब मुझे ऐसे याद नहीं है कहाँ पे मिलेगा, कल लिस्ट दे दूंगा कि कहाँ कहाँ मिलेगी। आप वहाँ से, अगर आपके आसपास क्षेत्र है तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा, हाँ, फिक्स सबकी 25 रुपये ही प्राइस है, 25 रुपीज़ लिखा हुआ है। अगर आपकी अच्छी जान पहचान है उसके साथ, बुक वाले के साथ, तो हो सकता है 22 रुपये में दे दे आपको, 20 में दे दे आपको, आपके संबंध कैसे उस पर डिपेंड करेगा ना, पर मैक्सिमम 25 रुपये, ठीक है। चलिए, जय हिंद आप सभी को। कल मिलेंगे फिर सुबह 6 बजे, यहीं पर आपसे मुलाकात होगी। आज फीफा वर्ल्ड कप मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि आज कॉमनवेल्थ पढ़ाना था ना, तो मैंने कहा दोनों बड़े बड़े इवेंट हो जाएंगे, नहीं, तो आज मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स पढ़ा दिए आपको। कल हम फीफा वर्ल्ड कप जो उसको रिवीजन कर लेंगे। कॉमनवेल्थ का एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा मैं आपके लिए यूट्यूब के लिए ना, अलग से वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा यूट्यूब में ना। चलिए, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।